नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि भारतीय इतिहास किसे कहा जाता है, अर्थात इतिहास के बारे में जाना। इतिहास और वहीं बात करें इतिहास की, तो इतिहास को हम लोगों ने स्रोतों के आधार पर पढ़ा था कि 3 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से थे? तो हम लोगों ने देखा था, पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हम लोगों ने देखा था, बताइए, प्रागैतिहासिक काल के बाद कौन सा काल था? आद्य ऐतिहासिक काल। वहीं तीसरे काल की बात करें तो तीसरा हमारा कौन सा था? बताइए, ऐतिहासिक काल। ठीक, वहीं अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? एक पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल। अब बात आती है पाषाण काल किसे कहा जाता है? तो ऐसा काल जिसमें मानव किसका प्रयोग करता था? पाषाण अर्थात पत्थरों का प्रयोग करता था। वह काल कैसा कहलाता था? पाषाण काल कहलाता था। ठीक, अगर हम बात करें ताम्र पाषाण काल का, तो ताम्र पाषाण काल का जब मानव के मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे ज़्यादा हो गया, तो वो पाषाण के साथ साथ अर्थात पत्थरों के साथ साथ धातुओं का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। और सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि सब मानव के द्वारा प्रयुक्त होने वाला सर्वप्रथम कौन सा धातु है, तो आप क्या बताओगे बच्चों? ताम्र या तांबा। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे पाषाण काल, जिसे हम लोग जानते हैं, पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं? स्टोन एज। किस नाम से बच्चों? स्टोन एज के नाम से जानते हैं। ठीक, अब स्टोन एज ऐसा समय होता है जिसमें मानव किसका यूज करता है? बड़े बड़े पत्थरों का यूज करता था। ठीक, अब इन्हीं पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से वे हैं? तो आइए हम देखते हैं। पहला हमारा है पूरा पाषाण काल। कौन सा? पूरा पाषाण काल। दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा हमारा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 5 लाख से 10,000 BC तक पूरा पाषाण काल। वहीं अगर बात करें 10,000 से 6,000 BC तक का जो टाइम पीरियड था, वह हमारा कहलाता है मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल की बात करें तो 6,000 BC से 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था, वह हमारा कहलाता है नव पाषाण काल। ठीक, अब बात करें कि ये पाषाण काल को 3 भागों में क्यों बांटा गया। देखिए, ये मानव के विकास का क्रम है। जैसे पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था, रहन सहन कैसे था, अर्थात उनका परिवेश कैसा था, और उनके बारे में साक्ष्य कहाँ से मिलता है, उसके बारे में हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल में। ठीक, जैसे जैसे मानव के मस्तिष्क का विकास होता गया, मानव के द्वारा अपनी वस्तुओं में, अपने रहन सहन में परिवर्तन हुआ, तो फिर भी उसको किस भागों में बांट दिया गया? मध्य पाषाण काल। और जब मानव सर्वाधिक विकासशील हो गया, अर्थात बुद्धि का सर्वाधिक विकास हो गया, तो उसको किस भाग में रख दिया गया? नव पाषाण काल में। ठीक, अब हम बात करें पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल की खोज किसने की बच्चों? रॉबर्ट ब्रूस फुट। किसने? सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। वहीं बात करें कब? 1863 में। कब? 1863 में। ठीक, नोट कर लीजिए, कब? 1863 में। ठीक, वहीं बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल का सर्वप्रथम खोज कार्लाइल के द्वारा मिलता है। कब? 1867 में। वहीं बात करें नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल की खोज कब मिलती है? 1860 में। किसने बताया इसके बारे में? तो ला मसूरिये के द्वारा। ठीक, ला मसूरिये के द्वारा उत्तर प्रदेश में टोंस नदी घाटी के पास से ही इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग।
नोट कर लीजिए। अब हम बात करें पुरा पाषाण काल के मानव की, तो पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो कैसा था, उसका रहन सहन कैसा था, उसके द्वारा प्रयुक्त होने वाले सामान या औजार कैसे थे। ठीक, तो पुरा पाषाण काल की बात करें तो पुरा पाषाण काल का जो साक्ष्य है, देखिए किसी भी जगह या इतिहास के बारे में हम कैसे जानेंगे, साक्ष्यों के आधार पर ही तो जानते हैं कि वो किस काल से संबंधित है। तो वहीं अगर बात करें तो पुरा पाषाण काल की, तो आरंभिक पुरा पाषाण काल के साक्ष्य, आरंभिक पुरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमको, पुरा पाषाण काल के साक्ष्य पाकिस्तान में स्थित पंजाब के सोहन नदी घाटी से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें भारत में, तो भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन नदी घाटी से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके, आरंभिक पुरा पाषाण काल के। ठीक, वहीं अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, तो आप लोग बताओगे मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य होते हैं मानव, जैसे मध्य पाषाण काल में क्या मिला, मानव के अस्थिपंजर, कहाँ से, प्रतापगढ़ के सराय नहर से। ठीक, वहीं अगर नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल के साक्ष्य हमको इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे नव पाषाण काल में किस स्थल से क्या हमको प्राप्त हुआ। अब आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो पुरा पाषाण काल का जो मानव था उसका रहन सहन कैसा था, तो आप सभी लोग बता सकते हो कि पुरा पाषाण काल का जो मानव था वह कैसा था, आखेटक व खाद्य संग्राहक। अर्थात हम कह सकते हैं पुरा पाषाण काल के मानव का मुख्य जो काम था वो क्या था, शिकार करना और खाद्य पदार्थों का संग्रह करना था। ठीक, वहीं अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल के मानव के मस्तिष्क का विकास हो चुका था और ये अब आखेटक के साथ साथ पशुओं को भी पालने लगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस काल का मानव आखेटक और पशुपालक दोनों था, तो आप बताओगे किसका, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का मानव आखेटक के साथ साथ कैसा हो गया, पशुपालक भी हो गया, अर्थात पशुओं को भी पालने लगा। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है, अगर ये पशुओं को पालने लगा तो पशुओं के पालने का कुछ साक्ष्य तो मिला होगा। तो जानिए मध्य पाषाण काल में दो ऐसे स्थल हैं, पहला हमारा है आदमगढ़, दूसरा हमारा बागौर। ठीक, अब ये बागौर हमारा राजस्थान में पड़ता है, वहीं कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। वहीं आदमगढ़ की बात करें तो आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। नोट कर लीजिए, नोट करिए तब आगे बताते हैं। नोट कर लीजिए, देखिए यहां से अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस जानवर को या किस पशु को पालतू बनाया, तो आप बताओगे कि कुत्ते को मनुष्य के द्वारा पाला जाने वाला प्रथम पशु कौन था, तो आप क्या बताओगे, कुत्ता। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस काल का मानव पशुओं को भी पालता था, तो आप क्या बताओगे, बताइए किस काल का मानव, मध्य पाषाण काल का। ठीक, अब दूसरा ये भी पूछ सकता है कि आदमगढ़ और बागौर कहाँ से संबंधित है, किस काल से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे, मध्य पाषाण काल। ठीक, तीसरा ये पूछ सकता है कि आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में, तो आप क्या बताओगे, मध्य प्रदेश। वहीं बागौर की बात करें तो बागौर कहाँ, राजस्थान। और यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है, कुत्ते का। देखिए अगर बात की जाए, एक नया क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, मध्य पाषाणिक स्थल में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है, बागौर। तो आप लोग नोट कर लीजिए बागौर हमारा कैसा है, तो आप लोग नोट कर लीजिए ये हमारा सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
लिख लीजिए यहाँ, सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल, सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल। देखिए साथ ही साथ जो बताया जा रहा है उसको आप लोग नोट करते चलिए। वहीं देखिए नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल के मानव के मस्तिष्क का विकास इतना ज़्यादा हो चुका था कि अब मनुष्य देखिए पशुओं को भी पाल रहा है, शिकार भी कर रहा है, साथ ही साथ अब मानव कैसा जीवन जीने लगा, अस्थाई। अर्थात अस्थाई जीवन से क्या तात्पर्य है, अर्थात मनुष्य क्या करने लगा, कृषि करने लगा। क्या करने लगा, कृषि करने लगा, क्योंकि कृषि के लिए आपको अस्थाई किसी जगह पर रहना पड़ेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस काल का मानव अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगा, तो आप क्या बताओगे, नवपाषाण काल का मानव। ठीक, अब ये नवपाषाण काल का मानव अगर कृषि करता था तो उसके साक्ष्य हमको प्राप्त हुए होंगे, तो वे कौन सी जगह है जहाँ से हमको इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो एक जगह पड़ता है मेहरगढ़। कहाँ पड़ता है, मेहरगढ़। ठीक, तो मेहरगढ़ ये कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक, यहाँ से हमको जौ, ठीक, जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। अब अगर नवपाषाण काल का मानव कृषि का प्रयोग करने लगा, अर्थात कृषि करने लगा, खेती करने लगा, तो इसका मतलब अभी जो अनाज होंगे उसको भंडारण करने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ बर्तन की आवश्यकता होगी। तो इस काल से ही हमको नवपाषाण काल में ही हमको क्या देखने को मिलता है, चाक। चाक कौन सा चाक, जो बर्तन बनाने वाला होता है। ठीक, तो नोट कर लीजिए चाक के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, किस काल से, नवपाषाण काल से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, अब चाक के साथ साथ पहिए का भी प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, नवपाषाण काल में। किसमें, नवपाषाण काल में। अब मिट्टी के बने हुए बर्तन का प्रयोग भी कहाँ किया गया, यहाँ पर नवपाषाण काल में। वहीं अगर बात करें सर्वप्रथम आग का प्रयोग किस काल में किया गया, तो आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में किया गया, पुरापाषाण काल। ठीक, आपके पेपर में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम आग का प्रयोग किस काल में किया गया, तो आप क्या बताओगे बच्चों, पुरापाषाण काल। ठीक, अब यहाँ नवपाषाण काल का मानव कैसा अस्थाई जीवन जीने लगा, क्या करता था, कृषि करता था। साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। उसके साथ साथ चाक के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं और पहिए का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें पुरापाषाण काल के लोगों की वेशभूषा, तो पुरापाषाण काल के जो लोग थे वो कैसी अवस्था में रहते थे बच्चों, चलिए बताइए। ये नग्न अवस्था में रहते थे। वहीं अगर बात करें मध्यपाषाण काल की, तो मध्यपाषाण काल के लोग ये भी वस्त्र को धारण नहीं करते थे, अर्थात इन्हें कपड़े का ज्ञान नहीं था, और कपड़े का ज्ञान नहीं था अर्थात ये नग्न अवस्था में रहते थे। वहीं अगर बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल से हमें, नवपाषाण काल में एक स्थल है मेहरगढ़। क्या है, मेहरगढ़। ठीक, मेहरगढ़ से हमें कपास का साक्ष्य प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए, मेहरगढ़ से ठीक, मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, कहाँ से, मेहरगढ़ के कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। ठीक, अब अगर बात करें पशुपालन की, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पुरापाषाण काल का मानव कैसा था, आखेटक व खाद्य संग्राहक था, अर्थात ये पशुओं को नहीं पालता था। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ,
मध्य पाषाण काल में मानव पहुंचा तो मध्य पाषाण काल का मानव क्या करने लगा, पशुओं को पालने लगा। और पशुओं के पालने का साक्ष्य कहाँ से मिला, आदमगढ़ व बागौर। और सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ते को। ठीक, वहीं अगर बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को पता है बुर्ज होम। बुर्ज होम ये कहाँ पर पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। कहाँ, कश्मीर में। यहाँ से मानव के साथ साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात मानव के साथ जानवरों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं कि ये लोग, देखिए अगर ये लोग कौन से, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के जो लोग थे ये प्रकृत पूजा करते थे। क्या करते थे, प्रकृत पूजा करते थे। वहीं मध्य पाषाण काल का मानव जो था ये भी किसकी पूजा करता था, प्रकृत पूजा करता था। वहीं नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल का मानव मातृ देवी की पूजा करता था। तो लिख लीजिए, पुरा पाषाण काल का मानव किसकी पूजा करता था, प्रकृति की पूजा करता था। किसका, प्रकृति का, अर्थात नेचर ने, प्रकृति ने उसे जो दिया है उसे वो स्वेच्छा से अपना रहा है। ठीक, यहाँ भी मध्य पाषाण काल का मानव किसकी पूजा करता था, प्रकृति पूजा, लेकिन नवपाषाण काल का मानव मातृ देवी की पूजा करता था। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे। देखिए कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपकी वीडियो थोड़ी देर के लिए पुश हो गई थी, तो आइए हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पुरा पाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। वहीं मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल के लोग भी किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। और वहीं साथ ही साथ नवपाषाण काल का मानव किसकी पूजा करता था, मातृ देवी की पूजा करने लगा। ठीक, यहाँ पर अगर बात करें बुर्ज होम से, तो देखिए यहाँ क्या था, नवपाषाण काल का मानव बुर्ज होम के साथ में क्या साक्ष्य मिला था, तो लिख लीजिए, मालिक के साथ कुत्ते का साक्ष्य। ठीक, देखिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे पुरा पाषाण काल का मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करता था। वहीं साथ ही साथ मध्य पाषाण काल का मानव थोड़ा सा परिष्कृत अर्थात अच्छे किस्म के धातुओं, अच्छे किस्म के औजारों का प्रयोग करता था। अर्थात हम कह सकते हैं नुकीले औजारों का प्रयोग करता था। ठीक, अब वे नुकीले औजार कौन कौन से थे, तो आप लिख सकते हो जैसे हमारा तीर धनुष। क्या, तीर धनुष लिख लीजिए, जैसे तीर और धनुष। ठीक, साथ ही साथ अगर हम बात करें नवपाषाण काल का मानव, तो नवपाषाण काल का मानव के जो औजार थे वो और भी ज़्यादा अच्छे हो चुके थे। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, अब हम बात करें पुरा पाषाण काल के लोगों के चित्रकारी के बारे में। तो पुरा पाषाण काल के जो लोग थे ये चित्रकारी में अपने स्वयं की आकृति को बनाते थे। ठीक, वहीं नवपाषाण काल की बात मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल का मानव अपने साथ साथ जानवरों के भी चित्र को बनाने लगा। ठीक, तो लिख लीजिए, ये स्वयं की आकृति बनाता था और ये स्वयं के साथ साथ किसका, पशुओं का। ठीक,
वहीं अगर बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल के लोग स्वयं का, जानवरों का और साथ ही साथ अपने द्वारा खोजी हुई वस्तुओं का भी चित्र बनाने लगा। तो लिख लीजिए, नवपाषाण काल के लोग कैसे, स्वयं के प्लस जानवरों का, साथ साथ किसका, अपने द्वारा खोज की गई वस्तु का, प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। देखिए, अब वहीं अगर हम बात करें कि इनके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप लोग सभी लोगों को पता है पुरापाषाण काल में एक जगह है मद्रास के पलवरम से ही कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब मध्यपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सरायनहर से मानव के अस्थि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल के कुछ साक्ष्य हैं जिनको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, नवपाषाण काल के, लिखिए हेडिंग डालिए, हेडिंग आप लोग डालिए नवपाषाण कालीन स्थल। ठीक, नवपाषाण काल के स्थल, हेडिंग आप लोग डालिए नवपाषाण काल के स्थल। ठीक, अब हम लोग नवपाषाण काल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, पहला हमारा है नवपाषाण काल में आएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्थल। ठीक, स्थल, और ये स्थल किस जगह से संबंधित है वो, और यहाँ पर लिख लीजिए साक्ष्य कि हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो हम पहली बात करें किसकी, बुर्जहोम की। किसकी, बुर्जहोम की। तो बुर्जहोम ये जगह कहाँ पड़ेगा, कश्मीर। कहाँ पड़ेगा, कश्मीर। यहाँ बुर्जहोम से क्या साक्ष्य मिलता है बताइए, अभी हमने बताया था बुर्जहोम से क्या साक्ष्य मिलता है बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो यहाँ मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। लिख लीजिए, यहाँ मालिक के साथ, यहाँ मालिक के साथ, बुर्जहोम से क्या, मालिक के साथ साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा आप लोग लिखिए, बुर्जहोम के बाद गुफकराल अर्थात कुम्हार की गुफा। ठीक, ये भी कहाँ पड़ता है हमारा, कश्मीर। नोट करिए, कहाँ पड़ता है, कश्मीर। अब हम बात करें यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ से हमें कृषि व पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिख लीजिए, यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। लिख लीजिए, यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त यहाँ पर लिख लीजिए, इसके अतिरिक्त सिलबट्टा, इसके अतिरिक्त यहाँ से क्या मिलता है, सिलबट्टा व हड्डी के निर्मित सुई, हड्डी से निर्मित सुई। लिख लीजिए, इसके अतिरिक्त सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए, ये हमारे कुछ नवपाषाण काल के स्थल है कि किससे कहाँ क्या साक्ष्य
मिला, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? कश्मीर। यहाँ से हमें क्या मिला? मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। ठीक, बुर्जहोम को ही कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा गर्तावास अर्थात गड्ढे का साक्ष्य। कहाँ से मिला? बुर्जहोम से। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा गुफा कराल। गुफा कराल अर्थात कुम्हार की गुफा, ये कहाँ पर है? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में। यहाँ से हमें क्या मिला? कृषि व पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या मिलता है हमें? सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित आभूषण। अब दूसरी बात करें हम तो यहाँ से क्या मिलता है? मेहरगढ़। कौन सी जगह है? मेहरगढ़। ये पड़ेगा कहाँ? बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान। कहाँ से? कहाँ पड़ेगा मेहरगढ़? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ से क्या हमको मिला, तो यहाँ से गेहूं की 3 तथा जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। लिख लीजिए, यहाँ से गेहूं के 3 व जौ के 2 खेती के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लिख लीजिए, कच्ची ईंटों के आयताकार के मकान के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। नोट कर लीजिए, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम चौथा देखते हैं महदहा। ठीक, महदहा ये हमारा कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। लिख लीजिए, महदहा कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ बात आती है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिलता है? तो आप सभी लोग जानते हो, अगर पूछा जाए गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य, कहाँ किसके बारे में? गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य। किसके? गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य कहाँ से हमको मिलते हैं? मदहा, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक, इसके बाद हमारा जो पांचवा होगा नेक्स्ट, वो होगा कोहलडीहा। कोहलडीहा ये कहाँ पर है? तो कोहलडीहा हमारा कहाँ पड़ेगा बच्चों? चलिए फटाफट बताइए। उत्तर प्रदेश। कोहलडीहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यहाँ से हमें धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। नोट कर लीजिए, कोहलडीहा ये हमारा कहाँ पड़ेगा? यूपी। और यहाँ से क्या मिला है? धान के खेती के प्रमाण मिले हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन आए कि सर भारतीय महाद्वीप में सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ तो तब था जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक जगह है जिसे हम जानते हैं लहुरा देव। ठीक, लहुरा देव वो है, वहाँ से क्या मिला था? खेती के साक्ष्य मिले। ठीक, नोट कर लीजिए, कोहलडीहा से किसका साक्ष्य मिला है? धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सगन कल्लू। ये हमारा कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। यहाँ से हमें क्या मिला है? राख के टीले। क्या मिले हैं बच्चों? राख के टीले। नोट करिए, राख के टीले अगर पूछा जाए तो वो कहाँ से मिले हैं हमको? सगन कल्लू। ये हमारा कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है बच्चों? कर्नाटक। ठीक,
अगला देखिए पिकली हिल। पिकली हिल ये कहाँ पड़ेगा हमारा, ये भी हमारा कर्नाटक में मिला है। ठीक, क्या मिले, कहाँ पर, कर्नाटक। नोट कर लीजिए पिकली हिल, ये भी कहाँ है, कर्नाटक। अगर हम साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिला है बताइए, यहाँ से हमें राख के ढेर प्राप्त हुए। क्या मिले हैं, राख के ढेर की बात की जाए तो हमें कहाँ मिले हैं, पिकली हिल अर्थात कर्नाटक। साथ ही साथ किसके साक्ष्य मिले हैं, गाय, बैल, बकरी, लिख लीजिए। साथ ही साथ हमें गाय, बैल और बकरी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक, नोट कर लीजिए। अब एक जगह पड़ता है चिरांद और ये क्या है, कहाँ है, बिहार। तो यहाँ के हमें किसका साक्ष्य मिला है, तो आप लोग जान लीजिए चिरांद से हमें हड्डी के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो लिख लीजिए चिरांद, और चिरांद कहाँ पड़ता है, बिहार। यहाँ से क्या मिलता है बच्चों, हड्डी के उपकरण। लिख लीजिए हड्डी से निर्मित उपकरण। ठीक, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 9 पाषाण काल के कुछ स्थल दिए गए हैं। पहला हमारा दिया गया है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है, कश्मीर। यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, अर्थात हम कह सकते हैं गर्तावास। कभी कभी पेपर में पूछा जाएगा गर्तावास के साक्ष्य किस काल से संबंधित है, तो आप बता सकते हो 9 पाषाण काल। दूसरा क्वेश्चन बनता है मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आप बताओगे किसका, बुर्जहोम से। ठीक, अब दूसरा अगर पूछा जाए कुम्हार की गुफा अर्थात गुफा कराल से किसका संबंध है, तो कृषि व पशुपालन का। ठीक, अब यही इसके अतिरिक्त किससे संबंधित है, तो सिलबट्टा या हड्डी से निर्मित सुई। साथ ही साथ बात करें मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में। यहाँ गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्म मिले हैं। साथ ही साथ कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं अस्थाई जीवन जीने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, अस्थाई जीवन जीने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, वहीं अगर बात करें मदहा से, तो मदहा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से क्या मिला है, गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कोहलडीहा में क्या मिलता है, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, धान के खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, वहीं अगर बात करें सगन कल्लू कहाँ पड़ता है, कर्नाटक। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, राख के टीले। ठीक, पिकली हिल की बात करें, ये भी हमारा कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ से हमको क्या मिलता है, राख के ढेर तथा गाय, बैल, बकरी आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें चिराद, तो चिराद कहाँ पड़ता है, बिहार में। और यहाँ पर हड्डी के बने आभूषण या हड्डी के बने निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही। और आप क्लास को कंटिन्यू करने के लिए आप सभी लोग हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।